और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। यह कहानियां बहुत ही डरावनी और खतरनाक हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी पिछले साल की है, जब मैं असम के एक छोटे से गांव बलिजाना में सामान की डिलीवरी करने गया था। उस दिन बारिश हो रही थी और सड़कों पर धुंध छाई हुई थी। बलिजाना गांव वैसे तो बेहद शांत और सामान्य जगह है, पर उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने गांव के पास एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और सोचा कि रात वहीं रुक जाऊं, क्योंकि आगे का सफर बेहद खतरनाक था। लेकिन मेरी डिलीवरी समय पर पहुंचानी थी, इसलिए मैं देर रात निकल पड़ा। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अचानक मुझे अपनी ट्रक के सामने किसी की छाया सी दिखी। मैंने झट से ब्रेक लगाए, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। सोचकर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक के पीछे से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक पर पत्थर मारा हो। मैं हैरान और डरा हुआ था, क्योंकि आसपास कोई इंसान या जानवर नहीं था। मैंने शीशे से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं यहां से जल्दी निकल जाऊं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक मेरे सामने एक बूढ़ी औरत दिखी, जो सड़क के किनारे खड़ी थी, हाथ में एक लाठी लिए। मैंने जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत का अकेले खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं हैरान था कि आखिर इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे ट्रक को उसके पास लाया और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, मां जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात में आपको यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। उसने मेरी तरफ बिना देखे बस इतना कहा, आगे मत जाना बेटा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे वो खुद भी डरी हुई हो। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो भ्रमित है या गांव की कोई बूढ़ी औरत है जो रास्ता भटक गई है। मैंने ट्रक को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरा ट्रक हमेशा सही चलता था। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे मेरे ट्रक के पास आकर एक बार फिर कहा, मैंने कहा था आगे मत जाना। अब मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था और उस घने अंधेरे में अब मुझे अपना ही साया डरावना लगने लगा था। मैंने जल्दी से ट्रक में वापस चढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं वापस ट्रक में चढ़ा, वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। मैं घबरा गया और ट्रक के शीशों को बार बार देखता रहा, पर वो कहीं नहीं दिख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। बिना समय गंवाए मैंने तुरंत ट्रक चलाया और वहां से निकलने लगा। जैसे ही मैं कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा है। मैंने धीरे से शीशे में झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। पीछे की सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी और इस बार उसकी आंखें सीधी मुंह पर थीं, बिना पलक झपकाए। उसका चेहरा सफेद और ठंडा था, जैसे किसी मृत इंसान का। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया था। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। ट्रक चलाना तो दूर, मुझे सांस लेना भी भारी लग रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जो होगा उसका सामना तुम खुद करोगे। मैं पूरी तरह से हिल गया था। वो औरत धीरे धीरे ट्रक के अंदर ही गायब होने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह गायब हुई, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक खाई थी और मैं सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैर ब्रेक पर थे, लेकिन ट्रक किसी अदृश्य ताकत से रुक चुका था। मेरे शरीर में अब भी सिहरन दौड़ रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। बूढ़ी औरत की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। अब जो होगा उसका सामना तुम खुद करोगे। उस सन्नाटे में बैठा मैं खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था, पर दिल जोर से धड़क रहा था।
कुछ क्षणों तक सब शांत रहा, लेकिन तभी मेरे फोन की घंटी बजी। उस वीरान रास्ते में फोन की आवाज मानो कानों को चीर रही थी। जब मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो नंबर अज्ञात था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने कॉल उठा ली। फोन के उस पार से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर पूछा, कौन है, क्या चाहिए आपको? कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी और घबराई हुई आवाज आई, रवि, तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं चौंक उठा, क्योंकि मुझे इस आवाज में कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि मेरे पुराने साथी रमेश की थी। रमेश, जो पिछले साल एक हादसे में मारा गया था। मैंने उसकी ट्रक की दुर्घटना के बारे में सुना था, जब वो इसी रास्ते पर बलिजाना के पास कहीं गुम हो गया था। उसका शव तो बाद में मिला, लेकिन ट्रक का कभी कोई सुराग नहीं मिला। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद रमेश की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था। मैं घबरा गया और फोन को झटके से काट दिया, लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। सड़कों पर अब भी अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मुझे ट्रक के सामने कुछ हलचल महसूस हुई। मेरी नजरें जैसे ही सामने गईं, मैं स्तब्ध रह गया। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े थे। सभी के चेहरे धुंधले और अजीब से थे। उनमें से कोई एकदम पास आकर ट्रक के शीशे पर हाथ मारने लगा, मानो कुछ कहना चाहता हो। उनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मैंने जल्दी से स्पीड बढ़ा दी और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब लोग जैसे ट्रक के साथ ही दौड़ने लगे। उनके कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थी और मेरे दिमाग में रमेश की आवाज गूंज रही थी, रवि, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे लगने लगा था कि यह जगह सामान्य नहीं है और मैं किसी भयंकर चीज के चपेट में आ चुका हूं। मैंने सोचा कि मुझे गांव लौट जाना चाहिए, पर रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। हर बार जब मुझे लगता कि मैं गांव के करीब हूं, सड़क और लंबी हो जाती। मेरी घबराहट अब बढ़ती जा रही थी। पेट्रोल की सुई भी अब खत्म होने के करीब थी। मैंने ट्रक के डैशबोर्ड पर देखा और वहां फिर से कुछ अजीब था। रमेश की तस्वीर, जो मैंने अपने डैशबोर्ड पर कभी नहीं लगाई थी, वहां रखी हुई थी। तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो मैंने सड़क पर उन लोगों की आंखों में देखी थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं फंस चुका हूं और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अब हर बीतता सेकंड मुझे उस अज्ञात डर की ओर खींचे जा रहा था। रमेश की तस्वीर बार बार मेरी नजरों के सामने आ रही थी। मैंने ट्रक को रोकने की सोची, पर आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना कोई मकान, ना कोई ढाबा और ना ही कोई दूसरा वाहन। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंतहीन खतरनाक सफर पर निकल पड़ा था, जहां से वापस आना अब नामुमकिन था। अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैंने दरवाजा देखा, पर वो पूरी तरह बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ठंडक कहां से आ रही है। फिर मैंने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा और वहां वो बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल पास बैठी थी, जैसे ट्रक के भीतर ही हो। उसकी आंखों में अजीब सा खून जैसा लाल रंग था। उसने फिर से वही शब्द दोहराए, मैंने कहा था मत जाना, पर अब तू बच नहीं सकता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की सोची, लेकिन उसी वक्त ट्रक की रफ्तार अचानक बढ़ गई, मानो किसी ने गैस पर पैर रख दिया हो। मेरे पैर पैडल पर थे ही नहीं, फिर भी ट्रक तेजी से दौड़ने लगा। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। स्टीयरिंग व्हील जैसे किसी अदृश्य ताकत के हाथों में था। सड़क अब बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। किनारे के पेड़ भी अब अजीब आकार में बदलते दिख रहे थे, मानो वो मेरी तरफ बढ़ रहे हों। अचानक मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा। कुछ काले कपड़ों में लोग खड़े थे, बिना चेहरे के, बस काले साए। उनकी आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं और उनमें से एक की ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि वो ट्रक के ऊपर झुककर मुझे घूर रहा था। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था और मैं एक बेबस यात्री बन गया था। तभी एक जोर की आवाज के साथ ट्रक अचानक झटके से रुक गया। चारों ओर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, पर इस बार यह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावना था। मैंने धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। बाहर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उस जगह पर था जहां पिछले साल रमेश का ट्रक हादसा हुआ था। सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई रेलिंग थी और उसके नीचे गहरी खाई। मेरे पैर कांपने लगे। क्या मैं उसी जगह था जहां रमेश की जिंदगी खत्म हुई थी?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी, इस जगह पर कुछ बहुत गलत था। तभी पीछे से फिर वो हल्की आवाज आई, रवि, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने रमेश खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। उसने बिना कोई शब्द कहे मेरी तरफ इशारा किया और तभी मैं जम गया था, जैसे मेरे पैरों ने जमीन छोड़ दी हो। रमेश सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा मैंने अंतिम यात्रा में देखा था। उसकी त्वचा बेजान और फीकी पड़ चुकी थी। आंखों में एक अजीब सी चमक जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। उसने मेरी ओर इशारा किया और मेरी सांसें थम गईं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। वो रमेश जिसे मैंने खुद जला दिया था, अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी बेजान आंखें मुझ पर गड़ी थीं और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे कदम पीछे हटने लगे, लेकिन शरीर मानो पत्थर बन चुका था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं जितना भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मेरा शरीर जड़ हो रहा था। रमेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरा ठंडा सन्नाटा। उसकी चुप्पी, उसकी हरकतें, सब कुछ बेहद अजीब था। तूने मेरी बात नहीं मानी रवि, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी और भयानक थी। मैंने कहा था इस रास्ते पर मत आना, पर अब तुझे भी वही भुगतना पड़ेगा जो मैंने भुगता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। रमेश, ये तू क्या कह रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। तेरा तो, उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा, तू भी अब इस रास्ते का हिस्सा बन चुका है। तभी अचानक से सड़क पर चारों तरफ धुंध घिरने लगी। मैं अभी भी ट्रक के पास ही खड़ा था और मुझे सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश की परछाई अब धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते जा रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मैं जल्दी से ट्रक की ओर भागा। ट्रक में बैठने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन जब मैंने ट्रक का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा हुआ था। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसने पहले मुझसे कहा था आगे मत जाना। अब वो मेरी सीट पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में वही अजीब डरावनी चमक थी। उसकी लाठी उसके हाथ में थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा था। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और मेरी सांसें थमने लगी थीं। उसने अपनी लाठी को धीरे धीरे मेरी ओर उठाया और कहा, तूने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब देख तुझे भी इसका परिणाम भुगतना होगा। उसके शब्द सुनते ही मुझे अपने चारों तरफ कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग मेरे कानों में कुछ कह रहे हों। मैं चारों ओर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। धुंध अब और गहरी हो चुकी थी और उसमें से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वो आकृतियां इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे किसी बुरे सपने जैसे थे, असली से बिल्कुल उलट। मुझे लगने लगा कि मैं अब इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुका हूं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन आकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और मेरे हाथ पैर जकड़ गए। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और ट्रक अपनी जगह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं खुद ट्रक में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, ट्रक ने खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ली। उसमें बैठी बूढ़ी औरत अब ट्रक की खिड़की से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा क्रूर आनंद था। मैंने अपने आप को इस स्थिति से निकालने की बहुत कोशिश की, पर मैं जड़ हो चुका था। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और उस चीख ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। यह आवाज मेरे आसपास से नहीं, बल्कि मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरी रूह को जकड़ रहा हो। चारों ओर घना अंधकार और धुंध छाई हुई थी। हर कदम पर लगता था जैसे कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन मैं अब भी हिला नहीं पा रहा था। मेरे पैर जड़ हो गए थे। ट्रक आगे बढ़ चुका था। उसकी लाल बत्तियां धुंध में धीरे धीरे ओझल हो रही थीं, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। मेरे भीतर कुछ कह रहा था कि अगर मैं इस जगह से जल्दी नहीं निकला तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला, कदम पीछे खींचे और दौड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, मेरे चारों ओर वो अजीब आकृतियां फिर से दिखने लगीं। उनके चेहरे बेजान, आंखें गहरी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घेरे हुए थे, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को घेर रखा हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये आकृतियां मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी एक आकृति मेरे पास आई
और उसने मेरी ओर इशारा किया। उसकी उंगली ठंडी और सूखी थी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की। उसके होठों से धीरे धीरे आवाज आई, वो लौट आएगा रवि। मैं ठिठक गया। ये शब्द सुनते ही मुझे फिर से रमेश की याद आ गई। क्या वो इसी का जिक्र कर रहा था? क्या सच में कोई या कुछ लौटने वाला था? अचानक से मुझे अपने चारों ओर तेज हवाओं की आवाज सुनाई देने लगी। धुंध और घनी हो गई थी और उन आकृतियों की संख्या अब और बढ़ चुकी थी। उनकी धीमी घबराहट भरी फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंजने लगी। वो लौट आएगा, वो लौट आएगा। हर आवाज मुझे किसी अंधेरे खाई की ओर खींच रही थी। मैंने तेजी से सड़क के किनारे लगे पुराने पेड़ों के बीच से भागने की कोशिश की। पसीने से भीगा हुआ मेरी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, मुझे अपने बगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो वही बूढ़ी औरत थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी मुंह पर गड़ी थीं। अब तेरा वक्त आ चुका है, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और बेमायने थी, जैसे वो सिर्फ एक संदेश देने आई हो। मैं पूरी ताकत से चीखा, पर मेरी आवाज गले से बाहर नहीं निकली। वो बेजान आकृतियां अब मेरे और करीब आ चुकी थीं। उनके साए मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कदम इतने हल्के थे कि उन्हें महसूस करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत भारी थी, जैसे हर तरफ से कोई दबाव बढ़ता जा रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हर आवाज, हर साया गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा था, सन्नाटे में। सांसें तेज हो रही थीं। मेरी आंखें अब भी चारों ओर उन आकृतियों को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो सब जैसे हवा में घुल गई थी। बस चारों ओर सन्नाटा और अजीब सा ठंडापन था। लेकिन मैं जानता था ये शांति असली नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। मैंने सड़क पर लौटने का फैसला किया। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उस ओर जाने का कोई फायदा होगा या नहीं, लेकिन कुछ तो करना था। जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मैं फिर से उसी जगह आ गया हूं जहां से चला था। वो टूटी रेलिंग, गहरी खाई और सड़क पर दूर तक फैली धुंध। तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। मेरी आंखों में आशा की एक किरण चमकी। मैं दौड़कर उस ट्रक की ओर बढ़ा, मदद की उम्मीद में। लेकिन जब ट्रक पास आया तो मेरा दिल रुक गया। वो मेरा ही ट्रक था। मैंने कुछ समझने की कोशिश की, पर दिमाग सुन्न हो गया था। मेरा ट्रक धीरे धीरे पास आ रहा था, लेकिन उसे कोई चला नहीं रहा था। स्टीयरिंग व्हील खाली था और ड्राइविंग सीट पर अब कोई नहीं था। ट्रक मेरे पास आकर रुक गया और मैं वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल निःशब्द। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह जगह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मेरा ही ट्रक, जो बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद चलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ था, मानो मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। मेरे कदमों ने जाने अनजाने में ट्रक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन शरीर मानो किसी और के नियंत्रण में था। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा पहले से भी अजीब था। ड्राइविंग सीट खाली थी, पर ट्रक की पिछली सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। इस बार उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें अब और भी चमकीली और डरावनी थीं। मैंने अपने आप से पूछा, यह सब हो क्या रहा है? आखिर मैं कहां फंस गया हूं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसने धीरे से कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जाम हो चुके थे। मैंने पूरी ताकत से ट्रक से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मानो मेरा साथ छोड़ दिया था। बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे उठने लगी और ट्रक से बाहर निकलने लगी। उसके चेहरे पर वो अजीब मुस्कान अब और भी खतरनाक हो गई थी, जैसे उसे पहले से पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तू अब इस रास्ते का हिस्सा बन गया है रवि, उसने कहा। उसकी आवाज अब और ठंडी हो चुकी थी। यहां से कोई भी वापस नहीं जाता। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे सामने फिर से रमेश का चेहरा उभर आया। वो भी इसी सड़क पर गायब हो गया था और अब मेरी बारी थी। क्या सच में मैं भी रमेश की तरह इस रास्ते का हिस्सा बन चुका था? क्या मैं भी उसी रहस्यमयी अंधेरे में खोने वाला था? जैसे ही मैं इस सब से निकलने के बारे में सोच ही रहा था, अचानक ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। इस बार मैं ट्रक के अंदर नहीं था, लेकिन ट्रक फिर भी चलने लगा। मैंने तुरंत ट्रक से पीछे हटने की कोशिश की, पर तभी मेरे चारों ओर वो आकृतियां फिर से दिखाई देने लगी। वे धुंधली डरावनी परछाइयां, जिनके चेहरे अब साफ दिखने लगे थे। उनके चेहरों पर वही खौफनाक मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अचानक उनमें से एक परछाई आगे आई। उसका चेहरा कुछ कुछ रमेश से मिलता था, लेकिन वो रमेश नहीं था। उसकी आवाज ने मेरे दिल को दहला दिया।
उसने कहा, तू भी हमारे जैसा हो जाएगा, अब कोई वापस नहीं जाता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन परछाइयों की संख्या अब और बढ़ती जा रही थी। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे किसी शिकारी ने शिकार को घेर लिया हो। मैंने फिर से ट्रक की ओर देखा, जो अब सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैंने अपनी आखिरी कोशिश में ट्रक की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक की ओर दौड़ा, मुझे एक जोरदार धक्का महसूस हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे चारों ओर धुंध छा गई। धुंध के अंदर से वो परछाइयां मुझे घेरने लगीं। उनके साए अब और भी ठंडे और डरावने लग रहे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आ रही थी, मानो किसी ने मेरी आवाज को रोक दिया हो। और तभी मुझे महसूस हुआ कि ये सब अब खत्म होने वाला नहीं था। मैं इस जगह का हिस्सा बन चुका था और अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक की लाल बत्तियां धुंध में खोने लगी और मेरे चारों ओर का अंधकार और घना होता गया। मेरे चारों ओर गहराता अंधकार अब इतना गहरा हो चुका था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में छिपी वो आकृतियां और परछाइयां मानो हर तरफ से मुझे घेरने की कोशिश कर रही थीं। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, लेकिन इस बार मैंने खुद को पूरी ताकत से उठने पर मजबूर किया। मुझे एहसास हो चुका था कि अगर मैं यहां से नहीं निकला तो शायद हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगा, रमेश की तरह। मैंने ठंडे बेजान सायों को नजरअंदाज करते हुए पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। मेरे कदम अनियमित हो रहे थे, लेकिन मैं जितनी तेजी से हो सके उस धुंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे अपने सामने कुछ रोशनी की हल्की सी झलक दिखाई दी। मेरी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। क्या ये वही जगह थी जहां से मैंने इस भयानक सफर की शुरुआत की थी? मैंने तेजी से उस रोशनी की ओर भागना शुरू किया। परछाइयां अब भी मेरे पीछे थीं। उनकी फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं, मानो वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन मैंने उनके डरावने साये को अनदेखा कर दिया और अपनी पूरी ताकत उस रोशनी तक पहुंचने में झोंक दी। जैसे ही मैं उस हल्की रोशनी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वो एक पुरानी जर्जर ढाबे की बत्ती थी, जो दूर से बहुत कमजोर दिख रही थी। ये वही ढाबा था जहां मैंने पहले रात को रुकने की सोची थी, पर समय की वजह से मैंने यहां रुकने का फैसला नहीं किया था। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया। क्या मैं इस जगह पर वापस आ गया था? क्या ये सब एक बुरा सपना था? मैंने सांस ली और अपनी थकान को दरकिनार कर ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे के अंदर कुछ लोग बैठे थे जो किसी तरह की परेशानी में नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य था। ढाबे की बत्तियां मध्यम थीं, लेकिन वहां की गर्मी और मानवीय आवाजें मुझे फिर से जीवन की ओर खींच रही थीं। मैंने जल्दी से अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ, अचानक सब कुछ फिर से बदलने लगा। ढाबे के अंदर की आवाजें मध्यम होती जा रही थीं। हवा फिर से ठंडी और भयानक होने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही दुनिया थी या मैं फिर से उसी डरावनी स्थिति में फंसने वाला था? लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। उसकी आंखों में गहराई से भरी चेतावनी थी, पर उसकी गर्माहट में एक भरोसा था। तूने बहुत सही किया बेटा, उसने कहा। अगर तू थोड़ा और देर कर देता तो वो तुझे हमेशा के लिए ले जाते। मैंने हाँफते हुए उसे देखा और पूछा, ये सब क्या है? कौन थे वो लोग? और रमेश? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, ये रास्ता सालों से बदनाम है और जो एक बार इस रास्ते पर निकलता है उसका लौटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सालों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था यहाँ, और तब से कुछ लोगों की आत्माएं इस रास्ते पर भटक रही हैं। वो लोग किसी को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। रमेश को भी उन्होंने पकड़ लिया था, पर तू भाग्यशाली है बेटा कि तूने सही समय पर फैसला लिया। मैंने थकान में धीरे से पूछा, अब क्या होगा? क्या मैं बच गया हूं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तू बच गया है बेटा, लेकिन याद रखना, यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। अगली बार कभी भी रात को इस ओर मत आना। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो दिल में बैठ गया। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद अब मैं सुरक्षित था। मैंने ढाबे के अंदर की गर्माहट महसूस की और पहली बार उस रात मेरे दिल में सुकून था। बाहर का अंधकार अब भी था, लेकिन अब मैं जानता था कि मुझे इससे कैसे बचना है। उस रात मैं ढाबे में रुका। सुबह होने तक सब कुछ सामान्य लगने लगा। सूरज की रोशनी ने उस अंधकार को पूरी तरह मिटा दिया था और अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। गांव के लोग सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पर मेरे लिए वो रात हमेशा के लिए एक भयानक याद बन गई।
जब मैं अगली सुबह अपने ट्रक में बैठकर घर लौट रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर उस सुनसान सड़क की ओर देखा। वो सड़क अब खाली थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो आवाजें अब भी गूंज रही थी। अब कोई वापस नहीं जाता, पर मैं वापस आ चुका था और शायद वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मेरा नाम राजेश है और मैं असम के दिसपुर में एक ट्रक ड्राइवर हूँ। इस काम को करते हुए मुझे करीब 10 साल हो चुके हैं। रात में ट्रक चलाने की मेरी आदत सी हो गई है, क्योंकि इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक कम होता है और मुझे जल्दी पहुंचने में आसानी होती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और अब तक मैं उस घटना को भुला नहीं पाया हूं। उस रात मैं गुवाहाटी से सिलचर की तरफ माल लेकर जा रहा था। रास्ता पहाड़ी था और जंगल से होकर गुजरता था। बारिश का मौसम था तो सड़कों पर धुंध और फिसलन थी, लेकिन मेरे लिए यह आम बात थी। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ट्रक के इंजन की आवाज और बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थीं। मैं धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर ट्रक चला रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसके कपड़े भीग चुके थे और वह इशारा कर रही थी कि उसे लिफ्ट चाहिए। मुझे शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। लेकिन उसका चेहरा किसी तकलीफ में लगा, जैसे उसे तुरंत मदद की जरूरत हो। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, कहाँ जाना है? उसने बिना एक शब्द कहे ट्रक के केबिन की तरफ इशारा किया। उसकी खामोशी ने मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस कराया, लेकिन फिर मैंने उसे अंदर बैठने के लिए कह दिया। जैसे ही वह अंदर बैठी, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जो मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ ही देर में मुझे महसूस हुआ कि रास्ता मुझे थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे मैं किसी दूसरी ही जगह पहुंच गया हूं। मैंने सोचा शायद रात के अंधेरे और बारिश की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे सड़कें अजीब लगने लगी। वो रास्ता जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, अचानक से अनजाना सा महसूस होने लगा। पेड़, पत्थर और सड़क के किनारे के लैंडमार्क जो मैं हर दिन देखता था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उस औरत से फिर बात करने की कोशिश की। तुम्हें जाना कहाँ है? ये जगह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखती रही। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी चमक, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। मुझे लगा शायद वो सदमे में है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बोल नहीं पा रही है। मैंने फिर सोचा कि उसे सही जगह पहुंचाकर छोड़ दूं और अपने रास्ते चलूं। पर जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। ट्रक के शीशे पर बारिश की बूंदें और भी तेज हो गई थीं और ऐसा लगा कि ट्रक के अंदर की ठंड अब मेरी हड्डियों तक पहुंचने लगी थी। अचानक मैंने देखा कि ट्रक के पीछे कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई पीछे बैठा हो और कुछ खटपट कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रक की खाली सीटें और अंधेरा। यह सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा और मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा। वो अब भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें सीधे मुंह पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहें इतनी ठंडी और खाली थीं कि मैंने तुरंत नजरें हटा लीं। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। क्या ये सचमुच इंसान है या कुछ और? मैंने घबराहट में ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मेरा दिल चाहता था कि जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलूं, पर यह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंसा हुआ हूं। तभी अचानक ट्रक का इंजन झटके देने लगा। ट्रक रुकने की कगार पर था, जैसे उसमें से अचानक ताकत खत्म हो गई हो। मैंने ट्रक को किसी तरह किनारे पर रोका और इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक ने जवाब देना बंद कर दिया था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और दहशत में उस औरत की तरफ देखा। अब वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक और एक ठंडी मुस्कान थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की सोची, पर तभी वो अचानक बोली। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी, जैसे बर्फीली हवा का एक झोंका। तुम बच नहीं पाओगे। उसके शब्द सुनते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरी टांगें कांपने लगी, जैसे मेरे पैरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया हो। मैंने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। मैं अंदर ही फंसा हुआ था। बाहर चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की तेज आवाज थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बेकार। वो औरत अब भी मुझे घूर रही थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी, जैसे उसे पता था कि अब मेरा समय खत्म हो रहा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और तब अचानक मैंने एक और अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज ट्रक के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के पास घिसट रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक के बाहर झांकने की कोशिश की, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध और बारिश। पर वो आवाज अब और पास आ रही थी, जैसे वो मेरे ठीक बगल में थी। मेरे शरीर में खून जम सा गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या फिर मैं किसी बुरे सपने में फंसा हुआ हूं। मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा। वो अब नहीं थी, उसकी सीट खाली थी, पर ट्रक के अंदर अब भी वही अजीब सी ठंड थी और मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक कहां गायब हो गई। तभी ट्रक के शीशे पर किसी के हाथ के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई बाहर से शीशे पर अपने हाथ रगड़ रहा हो। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और किसी तरह दरवाजा खुला। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर निकला, मुझे पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश अभी भी तेज हो रही थी और अंधेरा और गहरा हो चुका था। मैं पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उस समय मुझे बारिश की कोई परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही अजीब आवाज और वो औरत की रहस्यमयी मुस्कान घूम रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे ट्रक को छोड़कर यहां से दूर जाने का मन कर रहा था, लेकिन उस सुनसान पहाड़ी इलाके में पैदल कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं था। मैंने किसी तरह खुद को हिम्मत दिलाई और ट्रक की तरफ लौटने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं ट्रक को ठीक कर पाता तो शायद इस डरावनी जगह से निकल सकता था। ट्रक के पास आते ही मुझे उस औरत के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो सीट से नीचे उतरकर बाहर की ओर बढ़ रहे थे। निशान गीली मिट्टी पर साफ दिख रहे थे, जैसे वो कुछ ही देर पहले यहां से गुजरी हो। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वो सच में किसी मुश्किल में हो और मदद के लिए इधर उधर घूम रही हो। शायद मैं बेवजह डर रहा था। मैंने ट्रक के बोनट को खोलने का फैसला किया। मुझे थोड़ी बहुत मैकेनिकल जानकारी थी, इसलिए सोचा इंजन चेक कर लूं, शायद कुछ छोटा मोटा खराब हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का बोनट खोला, मेरी नजर इंजन पर पड़ी और मैं वहीं ठिठक गया। इंजन पर अजीबोगरीब सफेद निशान थे, जैसे किसी के हाथों के, और वो निशान सिर्फ इंजन तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ट्रक के हर हिस्से पर थे, शीशे पर, दरवाजों पर और यहां तक कि ट्रक की चाबी पर भी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ट्रक के हर हिस्से को छू लिया हो। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गई थी और अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ बेहद अजीब हो रहा था। तभी अचानक मैंने एक बार फिर से वही कदमों की आहट सुनी। इस बार वो आवाज और भी करीब आ रही थी। मैं जड़वत सा वहीं खड़ा था और अचानक मेरे सामने वो औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें और भी गहरी और खाली लग रही थी और उसकी मुस्कान अब एक डरावने रूप में बदल चुकी थी। मैंने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे पैर जम चुके थे। वो मेरे करीब आ रही थी, बिना किसी आवाज के, सिर्फ अपनी गहरी ठंडी आंखों से मुझे घूरती हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी शांति आई। मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपनी माँ से बचपन में सुना था कि ऐसी स्थितियों में डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं हैरान था, लेकिन मेरी घबराहट अब थोड़ी कम हो चुकी थी। मैंने फिर से ट्रक में बैठने की कोशिश की और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रक चल पड़ा और मैं धीरे धीरे उस अजीब रास्ते से बाहर निकल आया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर अब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी अनजानी शक्ति का सामना किया हो और वो अब चली गई हो। जब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा तो मैंने खुद से वादा किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और सच कहूं तो मैं खुद भी अब तक उस घटना को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। उस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अब मैं हर सफर पर ज्यादा सावधान रहता हूं और कभी भी अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए